हम बात करेंगे कि आखिर देश के मतदाताओं ने क्या दिया। दरअसल स्थिति एकदम साफ होती जा रही है और अगर इसको एक वाक्य में समझें तो ऐसा कि मतदाता ने हर दिए में तेल दिया है, उसने किसी भी दिए को बुझने नहीं दिया। 2019 की अगर हम बात करें तो इस बार अति विश्वास पर भी मतदाता ने सबक सिखाया, अति उत्साह को भी रोका है और जिस दिए में तेल कम था उसमें दिए डालकर उसकी रोशनी भी बढ़ाई है। तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस इनके दियों में तेल दिया है और बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी तो हम कह सकते हैं कि राजनीति में गप्पबाजी को स्थान कम है। ऐसे मतदाताओं ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं और इस पर हम विस्तार से बात करें उसके पहले आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता उदय के पास, जो आपको ताज़ा घटनाक्रम बताएंगे। उदय से सुनते हैं कि उदय के पास क्या जानकारी। उदय, हमसे जो ताज़ा जानकारी वो साझा करें। राघवन जी, आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसके अनुसार अगर आपको बता दें तो फिलहाल बीजेपी जो है वो 292 पर है और अगर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो 227 पर है और अन्य की बात करें तो 0 है, यानी कि जो एनडीए है वो 292 पर है। जिस तरह से हमने देखा राघवन जी, जो नतीजे थे एग्जिट पोल के उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बीजेपी जो थी वो 300 से 350 के आंकड़े तक जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं रुझानों में फिलहाल अभी तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। बीजेपी जो है वो अभी तक फिलहाल 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था कि बीजेपी ने 400 प्लस का जो टारगेट सेट किया था, 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उस नारे से बीजेपी फिलहाल काफी पीछे नजर आ रही है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो 29 पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में फिलहाल अभी तक एक भी सीट नहीं, हालांकि मध्य प्रदेश में 3 से 4 ऐसी राघवन जी वो सीटें हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस आगे है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही अगर बात करें राघवन जी तो मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर फिलहाल तमाम दिग्गज आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें विदिशा की तो यहां से शिवराज सिंह चौहान फिलहाल आगे है और जो आंकड़ा है जीत का वो काफी आगे है। वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो अजय राय यहां से पीछे चल रहे हैं और इस सीट की बात करें तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। गांधीनगर की बात करें तो अमित शाह जो है वो काफी वोटों से आगे चल रहे, करीब 1 लाख वोटों के अंतर से वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात करें लखनऊ से तो फिलहाल वो अभी लीड बनाए हुए हैं और लखनऊ से राजनाथ सिंह जो है वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहा है। हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं जो कि फिलहाल कई वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जो अनुराग ठाकुर हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। रविशंकर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं और पटना साहिब से इस बार चुनावी मैदान में वो भी फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर से नितिन गडकरी जो कि रोड मिनिस्टर वो भी फिलहाल यहां से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी फिलहाल वैसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर की बात करें तो यहां से तोखन साहू फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनांदगांव से भी हम देख रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो यहां से देवेंद्र यादव जो हैं फिलहाल उन्होंने बढ़त बनाई है, हालांकि अभी देखें तो कई चरण के जो अभी जो गिनती है वो बाकी है। रायगढ़ की बात करें, महत्वपूर्ण सीट है, राधेश्याम राठिया यहां से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वही अगर छत्तीसगढ़ में अन्य की बात करें, दुर्ग की बात करें तो विजय बघेल फिलहाल वहां से आगे चल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की सीट है रायगढ़, यहां से मेनका देवी सिंह फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें छत्तीसगढ़ में तो 11 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की काफी अच्छी स्थिति है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा से एसपी सिंह बघेल जो है फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो मेरठ एक सीट है जहां से हम बता दें आपको कि हेमा मालिनी जो है फिलहाल बढ़त बनाई हुई, करीब 80,000 से ज्यादा जो सीटें हैं फिलहाल वो उस पर बढ़त बनाई हुई। ये ग्राफ देखिए, इसमें आपको बता दें कि 292 एनडीए जो है वो प्लस है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें इंडिया की तो 227 सीटें जो है फिलहाल उस पर बढ़त बनाए हुए। तो राघवन जी अभी अगर जो स्थिति मौजूदा हम देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से जो बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट सेट किया था उस टारगेट से हालांकि काफी पीछे है और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे उससे भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी पीछे नजर आई। जिस प्रकार से जो अनुमान जताया गया था एग्जिट पोल में हमने देखा था कि 300 से 350 का जो अनुमान जताया गया था उससे भी काफी पीछे नजर आ रहे हैं। और हमने देखा राघवन जी कि जिस प्रकार से जब जैसे ही नतीजे सामने हमने देखा कि शेयर मार्केट में भी एक भारी गिरावट हमने देखी है शुरुआत में ही। जी राघवन जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी 292 सीट पर अभी अटकी हुई है और जो उनका अनुमान था 400 के पार वाला, बीजेपी 292 मतलब पूरा एनडीए
और कांग्रेस की बात करें तो वो 227 सवा 200 के पार निकल रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह कि मतदाताओं ने इस बार सबको खुश होने का मौका दिया है। कांग्रेस या एनडीए या इंडिया ब्लॉक इस बात पर खुश है कि उसकी सीटें पिछले बार से ज़्यादा है। अलग बात है कि वो विपक्ष में रहेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। इंडी गठबंधन का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप के करीब है, यानी 29 के 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भाजपा को और 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। तो कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से कह सकते हैं कि मतगणना जारी है। पहले शुरुआत हुई थी कि जो बैलेट मत हैं उन पर गणना हुई, उसके बाद ईवीएम से गणना शुरू हुई और उसके बाद उन सारे अनुमानों को टूटना और बनना शुरू हुआ जो कल से पहले जारी थे। छत्तीसगढ़ में 9 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। तो इस पूरे मामले में जो अभी तक जो सीन है सियासत का, वो बता रहा है कि सरकार तो भाजपा की बनने जा रही है, एनडीए की बनने जा रही है, लेकिन उतनी ताकत से नहीं जितनी ताकत से बनने की बातें चुनाव के पहले और मतदान के बाद और कल सुबह तक की बात करें, कल शाम तक की जिस ढंग से बात हो रही थी, उससे सीन एकदम बदला हुआ है। बीजेपी में खुशी जरूर है लेकिन उत्साह में कमी है। और कांग्रेस या इंडी गठबंधन जो एक तरह से पिछले चुनाव में बड़ा मायूस था, इस बार वो थोड़ा उत्साह में है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सभी मेहमान। भोपाल स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं रवि वर्मा जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्य प्रकाश सिंह छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हमारे रायपुर से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश जी और प्रवीण जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ। दरअसल हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में एक जो होती है ना थर्ड एम्पायर, उससे बातचीत शुरू की जाए। चर्चा में मैंने कहा था कि मतदाताओं ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, उसने अति उत्साह को थोड़ा सा कम किया है, निराशा और हताशा वालों में थोड़ा सा उत्साह पैदा किया है। कुल मिलाकर मतदाता ने हर दिए में तेल डाला है, किसी को बुझने नहीं दिया है। जिसकी लोग कम हो रही थी उसको बेहतर किया और जो बहुत ज़्यादा जल रहे थे उनको थोड़ा सा नियंत्रित किया है। आपकी राय? निश्चित तौर पर लोकतंत्र की यही खूबी है कि मतदाता किस दिए में ज़्यादा तेल डाल दे, उसकी ज्योत ज़्यादा देर तक जलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत में और हिंदी भाषी राज्यों में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक जो रुझान आए वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये प्रत्याशी चयन और अति आत्मविश्वास के साथ साथ जातिगत समीकरण कुछ गड़बड़ हो गए हैं, जो हरियाणा में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा को बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज थे तो राजपूतों को मनाने की कोशिश नहीं की गई। यादव मुस्लिम गठजोड़ जो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, उसमें इस बार जो दलित वोट बैंक है, वो कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदलने वाली बात, जो 400 पार का नारा है, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में गलत असर कर गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि ये संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरक्षण का नियम है उसमें कुछ तब्दीलियां लाएंगी। इसमें ऐसा भाजपा का मंतव्य नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने मतदाताओं को इस तरफ लुभा लिया है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उठाना पड़ा है। आप देखिए कि जो आंकड़े एनडीए के इसलिए कम हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत ज़्यादा पीछे है। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी 30 सीट आगे होते और अभी 300 पार कर चुका होता एनडीए। अभी हालांकि मतगणना में बहुत समय बाकी है, 3-4 राउंड ही हो गए हैं। बहुत सारी सीट मतपेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी। और मैं फिर आऊँगा यहाँ पर हरियाणा में भी हरियाणा और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी। हरियाणा में तो क्लीन स्वीप किया था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शायद अति आत्मविश्वास में थी। कांग्रेस से लाकर लोगों को टिकट दिए गए थे, नवीन जिंदाल और गुरुग्राम में एक राव साहब, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ, जैसा कि बच्चों में कहावत चलती है कि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो हरियाणा में पकौड़े तल रहा था। और आप नतीजा देखिए कि हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस आके 10 में से 6 सीटों पर, गुरुग्राम जो कि बहुत भाजपा की मुफीद सीट है, यहाँ गुरुग्राम के लोग कम हैं और बाकी पूरे देश के लोग ज़्यादा है, लघु भारत है गुरुग्राम। वहाँ पर कांग्रेस के राज बब्बर जो कि बाहर से आए हैं वो लीड कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ पर घर बैठ गया था, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार वहाँ जो लोग संघर्ष कर रहे थे 20 साल से 25 साल से, वहाँ पर उनको घर बैठा दिया गया और कांग्रेस से आए उम्मीदवार को टिकट दिया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर हुआ। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के नतीजे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना पड़ेगा कि जब आपकी लहर है, आपका वन मैन शो चल रहा है, सब पूरा देश मोदी जी को पसंद कर रहा है, तब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी पर भी दाव लगा देंगे। आप सोचेंगे कि अब जनता हमारे नाम पर किसी को भी जिताएगी। इसका नुकसान आपको राजस्थान में भी उठाना पड़ रहा है, गुजरात में सॉरी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा, हरियाणा में उठाना पड़ा, पंजाब में आप कहीं नहीं हो, पंजाब में आप एक भी सीट पर आगे नहीं है, बिहार में भी आपको जो अपेक्षाकृत सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं है आपको। राजस्थान तो आपका सत्ताधारी, आपकी सत्ता है वहाँ पर, राजस्थान में नुकसान हुआ है, शायद मुख्यमंत्री चयन में आपसे गड़बड़ हुई या जो भी नतीजे रहे हो। हरियाणा सॉरी छत्तीसगढ़ में भी आप क्लीन स्वीप की तैयारी कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में आप क्लीन स्वीप अभी नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सब मेरे ख्याल से पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे अच्छा अभी तक जो आए संकेत। डॉक्टर साहब के लिए खुश होने वाली बात होगी कि डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। ये सारा मामला आपने एक तरह से खाका खींच दिया है जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसका, लेकिन हम दक्षिण भारत की तरफ भी जाएंगे और बंगाल की तरफ भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल की तरफ, और उड़ीसा पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई थी, वो हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रत्याशित लगाओ, लेकिन भाजपा के लोग 6 महीने 8 महीने पहले से इसकी बात कर रहे थे कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी और उसके लिए वो बस्तर का और सरगुजा का कहाँ अपने अपने हिसाब से गणित दे रहे थे। लेकिन अभी जो 2 सीटों पर आप लीड कर रहे हैं उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या संगठन कमजोर है बीजेपी का, या कांग्रेस मजबूत हो गई है, या बीजेपी का वहाँ अतिविश्वास था? आपकी इसमें राय? देखिए सक्सेना जी, छत्तीसगढ़ की मैं परिप्रेक्ष्य बात करूं तो मेरे को लगा देश के इतिहास में पहली ऐसे राज्य सरकार होगी जो इतनी जल्दी अलोकप्रिय हो गई। इन्होंने जो विधानसभा में जो वादे किए, चाहे मतारी बंधन, अब उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा, उसके बाद क्या हुआ जो जनता देख रही है। किसानों का 16, 17, 18 बोनस बोला मगर दिया 14, 15 का, उसमें भी बहुत किसानों को नहीं मिला। 31 दिसंबर तक एक रोजगार का रोड मैप की इन्होंने बात की, उसका अभी तक पता नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं और ऊपर से फिर अभी देखिए ये भी जनता देखेगी चुनाव खत्म होते कैसे महंगाई बढ़ा रहे, तो इनकी नीति क्या रहती है और सोच क्या रहती है वो भी जनता देख रही है। इसीलिए इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो बोला और उसका जब देने की बारी है तो मिला नहीं। तो देखिए यही हम बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है ये तमाम 4 महीने से कि आपने किया क्या है। 4 महीने में ही जनता जो है आपसे रूठ गई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, नक्सली हमले जो हो रहे उसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो वहां के गांव वाले लगाते हैं। तो ये जो लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि आपने बोला क्या, किया क्या। इसीलिए देखिए विधानसभा चुनाव में जो वो एक अलग बात है, वो मुद्दा अलग थे, वहां प्रोपेगेंडा चलाया गया, ईडी आईटी तमाम चीजों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आज लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। तो इसीलिए जनता ने जो देखा कि 3 महीने 4 महीने आपको जो हम हुई सरकार के, उसमें भी आपने जो बोला वो नहीं दिया है। तो इसका जो नतीजा है, और देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, ये अभी भी हम जो 2 सीट पे आगे चल रहे हैं वो और सीटें बढ़ेंगी। अभी तो रुझान है, बहुत जल्दबाजी है बोलना, इसलिए वो सीटें और बढ़ेगी, हम लगभग 6-7 सीटों पे आगे आएंगे। और इसलिए बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है बहुत ही जल्दी अलोकप्रिय सरकार हो गई है। जनता के बीच में एकदम जनता रूठ चुकी है सरकार से 4 महीने के अंदर, और जो लोकसभा चुनाव में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम हुई है। चलिए, तो बहुत जल्दी सरकार बदलने की स्थिति नहीं, अभी तो चुनाव हुए हैं, भले वो कितनी अलोकप्रिय हो गई हो। लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा हितेश जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, वन मैन आर्मी का खेल हो गया था पूरा। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है, वहाँ कैडर चलता है, लेकिन हम पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014 में इसको ना माने, लेकिन 2019 के बाद से खुलकर वन मैन आर्मी थी। मोदी मोदी और मोदी, 1 से 10 तक मोदी। क्या इस वजह से भी जहां आपके गढ़ थे, राजस्थान की बात करें, वहां एक तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो हिंदी बेल्टों में कुशवाहा ठाकरे ने गढ़ा था मध्य प्रदेश को,
मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो यहाँ तो 29 की 29 सीटों पर आपके रुझान आपके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन क्या ये संगठन की उपेक्षा, कार्यकर्ता की उपेक्षा, या टिकट बांटने में मनमानी, या सिर्फ एक ही लीडर रहेगा अहम ब्रह्मास्मि, उसकी वजह से जो 400 पार का नारा था वो 300 के पार भी नहीं जा पा रहा अभी तक? हो सकता है शाम तक ये 300 के पार हो जाए, हम इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो रुझान है वो जो अनुमान लगाए जा रहे थे उसके बड़े उलट हैं। आपका इसमें क्या सोचना है? देखिए राघवन जी, पहली चीज तो मध्य प्रदेश में जो हमने सोचा था हम उस ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने ठीक कहा है। और मध्य प्रदेश एक संतुलित राज्य भी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धर्म पर और जाति पर आधारित राजनीति नहीं होती है, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल राज्य भी है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए परिणाम 29 सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपने सवाल किया है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यदि 3 स्थानों को हम लेते हैं तो आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि इन तीनों स्थान पर माइक्रो लेवल पर, यानी कि बूथ लेवल पर, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति अधिक होती है और नेशनलिज्म के आधार पर कम होती है। ये हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप भी बहुत लगभग 2-3 दशक से आप लोग चुनाव को देखते आ रहे हैं सीधे, और उसके पहले भी आप लोगों की नजर रही है। तो स्वाभाविक है कि इन जगहों पर जो वोटिंग का पैटर्न होता है, कई बार वो स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशी, जाति, धर्म, इसके आधार पर होता है, तो इसीलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। तो अभी परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने के बाद हार और जीत तो ठीक है धर्मेंद्र जी, हम मतों की संख्या के आधार पर भी इसका आकलन करेंगे। आई फील करेक्ट आंसर। हर जनमत में कुछ संदेश हुआ करते हैं और संकेत भी हुआ करते हैं, तो उसको हम जरूर लेंगे और अपने संगठन को, अपनी रणनीति को बेहतर करेंगे। बहरहाल इस सब के बावजूद भी तीसरी बार हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस हमारे देश में हम मान के चलिए कि मोदी जी, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, नेहरू जी के समकक्ष होंगे, जो लगातार तीसरी बार मैंडेट लेने जा रहे हैं। तो हमें उसको डिमीन नहीं करना चाहिए। केवल कुछ राज्यों में यदि राजनीति बहुत स्थानीय स्तर पर हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया, जाति, धर्म या स्थानीय प्रत्याशी स्तर पर, तो उससे हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का 29 जीरो का भी एक संकेत है, और देश में 300 से ऊपर जाते हुए यदि हम दिखाई दे रहे हैं तो ये भी एक मजबूत संदेश है। तो आपके IND 24 के माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं को और चिंतकों को ये कहना चाहूंगा कि ये गर्दन झुकाने का समय नहीं है। ये बात सच है, हमने 370 भाजपा के लिए और 400 का NDA के लिए टारगेट लिया था, पर कोई बात नहीं, हम अभी भी अव्वल हैं। और छत्तीसगढ़ के मेरे कांग्रेस से मित्र से मैं कहना चाहूंगा कि यदि 11 में से 1 सीट आप ले भी लेते हैं तो मेरे भाई एकदम से तवा मत पलटिए। लेकिन हितेश जी, बहुत सारे स्थानीय समीकरण भी होते हैं, तो उसको स्पेस दीजिए। और ठीक है, आप उत्साहित हो, मेरी इसमें वो नहीं, आपकी एक सीट पर यदि जीत भी होती है तो आपका हक है, लेकिन एकदम से एनालिसिस चेंज हो जाए ऐसा तो मैं नहीं मानता। राज हितेश जी, एक बात है, क्या मुख्यमंत्री के चयन में, प्रदेश भाजपा अध्यक्षों के चयन में जो भी खामियां या खूबियां रही हो, उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखा है? क्योंकि राजस्थान में जिस ढंग से पहली बार के विधायक को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस ढंग से आपने छत्तीसगढ़ की हम बात करें कि वहाँ आदिवासी क्षेत्र था, आदिवासी लीडर को बना दिया है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं, अब चूंकि चिंतन का विषय है, आप जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जरूर 2019 के बाद से जिस ढंग से वन मैन शो की बात हो रही थी, वन मैन आर्मी की बात हो रही थी कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा, ये इस बार मतदाताओं ने साबित किया। कार्यकर्ताओं ने भी इसमें मदद की होगी, क्योंकि कार्यकर्ता अगर एक्टिव नहीं है 2019 की तुलना में, उत्तर प्रदेश में भी ये साबित हुआ कि अगर आप मनमानी करेंगे तो फिर आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप उम्मीद करते हैं, जो अनुमान लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव के परिणाम बहुत चीज़ों को समझाने वाले हैं। अगर कोई समझदार है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इंडी ब्लॉक की बात करें, NDA की बात करें, तो ये बहुत सी बातों को समझा रहा मतदाता। जो समझ जाएगा वो अगली बार बेहतर करेगा, और नहीं तो फिर ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको टीचर समझाता है और वो साल भर बिल्कुल नहीं समझते, और फिर नतीजे में वो उनके परिणाम जो आते हैं वो सुसाइड करने वाले होते हैं। जी
ठाकुर साहब, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा आपको। मैंने ठाकुर साहब कह के बहुत सोच समझ कर संबोधित किया है, जी। क्योंकि जब मैं राजस्थान और हरियाणा की बात करता हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि जाट राजनीति, नॉन जाट राजनीति, पावरफुल कास्ट पॉलिटिक्स, जी। ये वहाँ की मजबूत है। तो अगेन हम इस चश्मे से भी उसको देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा आप जानते हैं कि जो एमवाय समीकरण और बाकी चीजों की बात करते हैं हम, जो वो अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि अभी 3 राज्यों में तो उत्तर भारतीय जातिगत राजनीति बची हुई है, जो मध्य प्रदेश बहुत दूर है उससे। बिल्कुल। तो पंडित जी, मेरा कहना यह था कि सब सबक लें, बीजेपी भी सबक ले, राहुल जिनको मोदी जी शहजादा बोलते हैं, अखिलेश यादव जिनको लोग शहजादा बोलते हैं, वो भी सबक ले कि अगर वो बेहतर काम करेंगे तो जनता उनकी भी झोली में कुछ ना कुछ डालेगी। और धर्मेंद्र जी के भी पॉइंट्स नोटेड हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उनके दूसरे बिंदुओं पर टिप्पणी नहीं बिल्कुल। करी है, अभी तो चर्चा चलेगी तो बहुत सी चलेंगे। चीजें जो मिस कर गया उस पर आप बात कर सकते हैं। रवि जी हमारे साथ हैं। रवि वर्मा जी, दरअसल मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा नुकसान है, हताशा की बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय परिपेक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं। 52 से वो 100 के पार चले गए, उन्होंने शतक लगा दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो बातें हो रही थी, मुझे लगता है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जनता को गप पसंद नहीं है। अगर 400 पार की कोई गप लगाएगा तो वो पसंद नहीं है, और अगर इंडी ब्लॉक ये बोलेगा कि वो सरकार बना रहा, 295 सीट अगर खड़गे साहब मतगणना के एक दिन पहले बोलते हैं, तो वो सब बातें भी देश को पसंद नहीं है। तो देश चाहता है कि आप धरातल पर आकर बात करें, जो सच के निकट हो, सच्चाई के पास हो, वो बात करें। अगर आप कोई भी गप हाँकेगा तो वो उसे स्वीकार नहीं है। नतीजे तो ये बता रहे हैं, बहुत जोर से बता रहे हैं। अगर वो सुनाई पड़े तो अलग बात है, कोई नेत्रहीन हो जाए, कोई बहरा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपकी राय, ये नतीजे क्या बताते हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? राघवेंद्र जी, नतीजे स्पष्ट रूप से बताते हैं। देखिए, जो परिणाम हमारा पिछला था और आज राहुल जी ने लगातार जिस तरीके से आम जनमानस की, जनवर्ग की आवाज़ को उठाया, लगातार वो जब जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जब पैदल यात्रा कर रहे थे, जब हमारा अलायंस बना, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह रहे थे, या यात्रा पर किस तरह के आक्षेप लगाए गए। इस देश में आम जनमानस के जब विपक्ष मुद्दे उठा रहा है तो उन मुद्दों का किस तरीके से मजाक बनाया गया। तो जनता ने ये बता दिया है कि ये केवल एक तरफा राजनीति नहीं चलेगी। देश में जिस तरह का एक, आपने भी इस बात का चर्चा में शामिल किया कि एकदम वन मैन शो, आप जीते हैं, आपकी जीत का सम्मान है, लेकिन विपक्ष का भी एक अपना एक सम्मान होता है। जनता इस लोकतंत्र की जो सजग प्रहरी है, वो जनता जानती है कि कब किसको राजा बनाना है और कब किसको सत्ता से उतारना है। तो जनता इस मैंडेट को दिखा रही है कि एक तरफा इस तरह कि आप 400 पार का नारा जो देते हैं वो जनता को ध्यान में रख कर दें, ना केवल अपने आधार पर कहें, क्योंकि जनता ही इस देश में राजा चुनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक तरफा राजनीति कर रही थी, जिस तरीके से लोगों के हक अधिकारों को कुचलने का काम किया, तो जनता का बुलडोजर आज न्याय कर रहा है। जनता का जो बुलडोजर है लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आज 227 की संख्या इंडिया गठबंधन में है, और शाम तक मुझे पूरा आश्वस्त हूं, मैं विश्वसनीय के साथ आज चर्चा में बैठा हूं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन शाम तक सरकार बनाने की बिल्कुल स्थिति में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी रवि जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये हमारी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो बैठक में बहुत जल्दी तय करेगा। हमारे खड़गे जी ने भी कहा है कि बैठक में शीघ्र ही, भारतीय जनता पार्टी की तरह हफ्ते 2 हफ्ते का समय नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि 227 की संख्या और शाम होते होते तक या मतगणना के जो सुखद परिणाम है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। राहुल देवी ने कहा था 24 घंटे में तय करेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उम्मीदों के आसमान पर सब चढ़े हुए हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अभी शाम तक इंतजार करिए, और ये आंकड़ा जो 292 का है, 295 का, 290 का, वो बढ़ जाएगा। और रवि जी कह रहे हैं कि हम शाम तक सरकार बनाएंगे और जल्दी से प्रधानमंत्री भी घोषित कर देंगे। एक बात मैं बता दूं कि जब अमेठी से उन्होंने फॉर्म भरा था और मतगणना के 1-2 दिन पहले ये कहा गया था कि आप सामान्य सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो घोषित तभी कर दिया था। हमें लगता है कि शाम को अगर बहुमत मिलेगा इंडी ब्लॉक को तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा सोचने में कुछ नहीं जाता है। और सोचने से ही आदमी कई बार चीज़ें हासिल करता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र जी, इस पूरे, मैं प्रवीण साहू की तरफ आऊँगा। प्रवीण जी, सारा मसला इस बात पर टिका है कि दोनों तरफ उम्मीदों के आसमान है, कोई किसी से कमतर नहीं है। आपको क्या लगता है कि
227 सीट के बाद 295 तक जाना, खड़गे जी का कहना, क्या ये भी अति विश्वास की तरफ है या सच्चाई के निकट है? जैसा भाजपा कहती थी कि अब की बार 400 पार, आपकी राय? भारत माता की जय कहूंगा। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को, समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार। और प्रमुख तौर पर मैं आज मतदाताओं को धन्यवाद करूंगा कि आपने प्रचंड बहुमत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को जो है लगभग 300 सीटों पर आपने जो है वर्तमान में आगे किया है। और शाम तक आप देखेंगे तो लगभग हमारी सीटें जो है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी। और मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में बताना चाहता हूँ कि देखिए 10 साल की हमारी सरकार रही है। सामान्य तौर पर कोई और सरकार रहती तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहती, लेकिन हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि देखिए आज हम वर्तमान में हम 300 सीटों के पास पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया। उसी के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में है। और रही बात घमंडिया गठबंधन की, मैं कहना चाहता हूं देखिए ये केवल अवसरवादी लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल शाम तक आप लगातार ईवीएम के हैक होने का आरोप लगा रहे थे। इनके कदावर नेता है जो कह रहे थे कि आदरणीय अमित शाह जी ने 150 कलेक्टर को धमकाया है। कल शाम को जब कहा गया कि आपको 7 बजे तक इस पर जो है आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। तो इनकी दोहरी नीति है। यदि परिणाम इनके पक्ष में आते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है, यदि जिस कैसी राज्य सत्ता प्राप्त की तो ईवीएम कोई हैक नहीं हुआ। प्रवीण जी सुनिए तो ईवीएम हैक हो गया है। प्रवीण जी, अभी ये संकट आप पर से टला नहीं है। अगर शाम तक 350 सीट होती है बीजेपी की, तो ईवीएम को आप ऐसा मत मानिए कि कोई वो बच जाएगी। ये तब तक है जब तक ये मामला 300 के भीतर है। तो मुझे लगता है कि आप बेफिक्र मत होइए, और कांग्रेस के पास ये हथियार अभी रखा हुआ है, उस शाम तक इसको चला भी सकते हैं। जी देखिए, मैं कह रहा था कि मतगणना का ये तीसरा या चौथा राउंड चल रहा है। औसतन 21 राउंड होते हैं। तो इस प्रकार जनादेश हमको मिल रहा है। स्पष्ट रूप से आने वाले समय पर जहां पर हम आगे हैं वहां पर प्रचंड बहुमत से आगे होंगे, और जहां पर टक्कर चल रही है वहां पर निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन बहुत सीटों, बहुत जो है वोटों से आगे होगा। जनता ने देखा है जिस प्रकार 10 साल में काम हुआ है, महिलाओं के लिए हुआ है, युवाओं के लिए हुआ है, किसानों के लिए हुआ है, प्रत्येक वर्ग का विकास हुआ है। देखिए, साथ में बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम करने वाली पार्टी है। अंत्योदय का आशय अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात करते हैं। हमने बात भी किया और काम करके भी दिखाया। जिस प्रकार हम राम मंदिर की बात करते उसका निर्माण हमने करके दिखाया। आज तक एक राम मंदिर के खिलाफ थे और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए। तो निश्चित रूप से जनता जानती कि कौन जो है सांस्कृतिक विकास कर सकता है, कौन सामाजिक विकास कर सकता है और कौन आर्थिक विकास कर सकता है। इस प्रकार अगर मैं आर्थिक विकास की बात करूं तो देखिए 7.5% का औसतन जो है अनुमान तो रखा था जीडीपी में वृद्धि की, और अगर आप रिपोर्ट देखें तो 8.2 की जो है वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक पहलू में विकास करने वाले कोई अगर सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आज 4 जून को जनता ने फिर बम्पर वोट हमारे पक्ष में दिया है और वोटों में लगातार वृद्धि शाम तक देखेंगे आप। प्रवीण जी, एक बात है, 52 सीटों से कांग्रेस 100 के पार चली गई है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि देखिए हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। कहते थे देश में लोकतंत्र नहीं है। जिस प्रकार लगातार ये लोकतंत्र पर आक्षेप लगाते रहे, आज जब इनकी सीटों में वृद्धि हुई, हम जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं। हमने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10 साल सरकार होने के बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की अगर 300 से अधिक सीटें आ रही है तो निश्चित रूप से जनता का हम पर विश्वास है। चलिए धर्मेंद्र जी, दरअसल बहुत सारे मायनों में ये चुनाव राष्ट्रीय नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले चुका था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया था, इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट था, इसमें चीन का इंटरेस्ट था, इसमें जर्मनी की बात करें, हाँ, इसमें पूरे नाटो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी एक तरह से इंटरेस्ट पैदा हो गया था। क्योंकि भारत की जो सरकार है वो पिछले 10 सालों में एक मजबूत सरकार थी। वो चाहे एनडीए की होती, चाहे वो कांग्रेस की होती, अगर इतने बम्पर बहुमत के साथ आती है तो वो फैसले ताकत के साथ करती है। तो 10 साल की हम बात करें तो देश की सरकार ने जो फैसले किए थे, वो सरकार अपने फैसलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आंखों में खटकती थी। और उसके चलते चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, उन सब का इंटरेस्ट था कि यहाँ देश में जो भी सरकार बने वो कमज़ोर सरकार बने। हमारा मानना है कि चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे इंडी ब्लॉक की सरकार हो, मजबूत सरकार आनी चाहिए। और इस बार भी देश मजबूत सरकार बनाने जा रहा है, ऐसे संकेत तो हैं। लेकिन वही बात मैं कहूँगा कि इतने सब कुछ होने के बाद भी जो प्रवीण जी बोल रहे थे कि पूरा मसला एंटी इनकम्बेंसी का भी था, लेकिन तीसरे चुनाव में अगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी नहीं हो पाई है कि इंडिया गठबंधन यानी एनडीए सरकार के बाहर जाती हुई दिखे, तो इसका मतलब कि सरकार ने बेहतर काम किया है। क्योंकि तीसरे चुनाव में तो बहुत कम होता है कि पार्टी सरकार में रह पाए। आपकी राय?
ठीक है राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में भारत की साख दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। भारत का सम्मान बढ़ा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ी, भारत ने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक फैसले लिए, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मामले में भारत ने बहुत सदी हुई चाल चली, लोगों को वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को लाया गया। इसके अलावा हमने चीन को और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की बहुत कोशिश की और उसमें भारत सफल भी रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरी ताकतें, ऐसी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती थीं, उनका इंटरेस्ट भारत के चुनाव में था। हमने टीवी चैनलों पर देखा, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर देखा कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए या उनकी जीत के लिए बातें की गई या उनकी तारीफ की गई, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात थी। वह किसी भी राजनीतिक दल के लिए हो, भारत के बाहर ऐसी ताकतें जो देश की दुश्मन हो या हमारे बहुत करीबी दुश्मन हो, उनको किसी राजनीतिक दल की तारीफ करनी पड़े तो ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। उस राजनीतिक दल को भी इस पर चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही राजनीतिक दल की जो प्रवक्ता हैं, दोनों ही शाम तक का इंतजार की बात कह रहे हैं। दोनों को ही बहुत उम्मीदें हैं कि कुछ हो सकता है कि किसका भाग्य इस बार वोटर ने वोट भी ऐसा दिया है कि किसी को भी नाउम्मीद नहीं किया, हर एक किसी को उम्मीद से लगा के रखा है 20 साल शाम बाद तक इंतजार करें। 20 साल बाद 2004 में जब अटल जी की सरकार थी और यूपीए सरकार में आया था, तब भी लगभग इतना ही नेक टू नेक चुनाव हुआ था और सिर्फ 7 सीटों से भाजपा रह गई थी और इस कारण यूपीए की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खुद की बहुत ज़्यादा सीटें हैं और उसके जो घटक दल हैं वो लगभग 300 के करीब पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा और हिंदुस्तान में कोई सरकार बदलेगी। लेकिन जब चूंकि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं इंतजार करिए, तो 5 साल लोगों ने इंतजार किया है, 5 साल हम और इंतजार, अभी कुछ घंटे और इंतजार करते हैं। बिल्कुल। वाजपेयी जी, दरअसल सारा मामला इस बात का है कि जो हमने बात की कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय दखल भी हो गया था, कनाडा का नाम हम भूल गए थे। कनाडा भी भारत के चुनाव में दखलंदाजी करते हैं। ये हमें वैसे डिप्लोमेटिक अंदाज में किसी देश के नाम लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो देश खुलकर आ गए तो फिर उनके नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पूर्व मंत्री पाकिस्तान के फवाद की बात करें, उन्होंने क्या बयान दिया था वो सबके सामने टीवी पर आया था। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर अमेरिकी गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, जर्मन क्या बोलता है। तो इस सब से ये तो साबित हो गया है कि पिछले 10 सालों में देश इतना तो हो गया कि लोगों का इंटरेस्ट है कि यहाँ किसकी सरकार बने और किसकी ना बने। आपको लगता है कि जो नतीजे आ रहे हैं इसमें क्या कुछ ऐसा भी है जिसने विदेशी दखल का भी असर दिख रहा है आपको इस चुनाव में? अगर ऐसा कुछ हो, हालांकि इसके कोई सबूत नहीं होंगे, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो बयानबाजी आई है विदेशी नेताओं की, उसको देखकर लगता है कि हिंदुस्तान के चुनाव में विदेशी नेताओं की, विदेशों की रुचि तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तरह से दखल भी था, ऐसा लगता है। क्योंकि एक सज्जन है अमेरिका के जो भारत में एनडीए सरकार को गिराने के लिए काम कर रहे थे, उनका भी नाम बहुत सुर्खियों में रहा है। तो आपकी राय कि ये जो पूरा मामला है, चुनाव अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, सरकार जिसकी भी बनेगी, देश को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना पड़ेगा, देश के भीतर और बाहर। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में बाहर का दखल भी रहा था? देखिए, जैसे हम और कांग्रेस जब चुनाव लड़ते हैं साथ में सरकार बनाने के लिए, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कमजोर व्यक्ति बने। तो हम उस व्यक्ति को समर्थन देते दिखते हैं जो कि हमारे लिए मुफीद होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमसे जीते। इसी प्रकार से जब इकोनॉमीज का संघर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो इकोनॉमीज में नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक मजबूत सरकार के रूप में जानी जाती है। जैसे आपने अभी देखा कि लगभग 100 टन सोना देश में वापस आया, 8.2 प्लस की हम ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव कर रहे हैं कोविड के बावजूद भी। हम लगातार जीएसटी कलेक्शन हमारा 2.25 लाख प्लस लास्ट क्वार्टर में गया था। तो ये सब बहुत पॉजिटिव और मजबूत इंडिकेटर है। मोदी जी ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम दुनिया की 3 सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जो इकोनॉमिक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो ये चाहती है कि भारत में इतनी मजबूत सरकार ना चले, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए, मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं लगभग 2003 से इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम में हूँ और
मैं आपको बता सकता हूँ, लगभग आधा दर्जन कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मुझसे आके महत्वपूर्ण जो प्लेयर्स हैं मिलते हैं। तो जिन लोगों का आपने जिक्र किया वो तो सरफेस के ऊपर हैं, आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं जो इस प्रकार के लॉबिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की कंट्री के अंदर, इससे नकारा नहीं जा सकता। वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनको कोई भारत के ऊपर कब्जा नहीं करना है, लेकिन बाजार पर जरूर कब्जा अपना बनाए रखना है। तो हाँ, इससे नकारा नहीं जा सकता। ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक वॉर है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस देश में राष्ट्रपति कौन बने, सरकार किसकी बने, प्रधानमंत्री कौन बने, इस पर बाजार की दृष्टि से नजर रखी जाती है। तो आपने जो विषय उठाया है, मैं खुद ऐसे कॉन्टैक्ट्स का गवाह हूँ जो हमसे भी लगातार मिलते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, कैसे चल रहे हैं। और मजे की बात है कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इनकी रुचि ज्यादा होती है। जब दिग्विजय सिंह जी चुनाव भोपाल से लड़ रहे थे तब हमने इन ताकतों को और खुलकर देखा था, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का चुनाव भोपाल में जब हुआ था तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था, तो बड़ी बड़ी ताकतें उनका समर्थन करने आई थी। तो पहली बार परिचय और मजबूती से उनसे हुआ था। तो मैं आपके इस भाव को नकारता नहीं हूँ, पर ये एक कई देशों की मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक लड़ाई है, जो इस प्रकार की बातचीत एक दूसरे के लिए लोग सभी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल है कि क्या उसका असर इन चुनाव में देखने को मिला? ये भले ही तीसरी बार का चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का, क्या उसका इम्पैक्ट, क्योंकि 400 पार की आप बात कर रहे थे। मैं इसमें राघवेंद्र जी जो एंगल पाता हूँ, फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो पैटर्न दिख रहा है, जहां हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो पैटर्न जाति और धर्म के आधार पर लोकल लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। हाँ, इन ताकतों का प्रचार प्रसार में, आर्थिक संसाधन मुहैया कराने में या समर्थन करने में, या हम कह सकते हैं प्रोपेगेंडा खड़ा करने में जरूर अप्रत्यक्ष रोल हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता संसाधनों के रूप में। पर चुनाव हमारे स्थानीय स्तर पर जिन जगहों पर हो गए हैं, वहां पर हमारी पोजीशन टाइट हुई। जहाँ नेशनलिस्ट और नेशनल एटीट्यूड से हुए हैं, वहां हम 29-0 की तरह आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है कि अगर जातिवाद 2019 में कम था तो अब कैसे बढ़ गया? क्या पार्टी से कहीं चूक हुई बीजेपी से, या कांग्रेस ने या इंडी ब्लॉक ने कोई बेहतर उम्मीदवार खड़े कर दिए? क्योंकि जो जातिवाद आज आपको दिख रहा है, जो क्षेत्रवाद आज आपको दिख रहा है, वो 2014 में भी था, 2019 में भी था। तब आपने उसको ठीक से हैंडल किया। इस बार आप मिस हैंडलिंग कर गए, मनमानी कर गए कि हम जिसको खड़ा करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। मैं एक छोटी सी बात जरूर, जो हमारे साथी उनको याद होगा, कि एक बार पटवा जी ने कहा था विधानसभा चुनाव में कि अगर हम खंबे को भी प्रत्याशी बना देंगे तो खंबा भी चुनाव जीत जाएगा। ये उनका अति विश्वास था। हमें लगता है कि इस बार भी बीजेपी को लगा कि वो किसी को भी टिकट दे देंगे। कल कांग्रेस से कोई आया उसको आज टिकट दे देंगे, कल कोई और पहली बार जीत कर आया उसको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इससे काम चल जाएगा। ये जो अति विश्वास और मनमानी थी, हमें लगता है कि उस मुद्दे पर बीजेपी के भीतर भी कुछ काम हुआ है और जनता ने तो उस पर काम किया ही किया है। इसका आप चाहें तो उत्तर दें, क्योंकि आपकी राजनीतिक और जो संगठन की मर्यादा है वो शायद आपको इसकी अनुमति नहीं देगी। मैं आपको इसके लिए फंसाने की बात भी नहीं करूंगा। कुछ धर्मेंद्र जी कहना चाहते हैं, तब तक आप सोच लें। खंबा कहा है, उसको संपादित कर दिया है। पटवा जी ने कुछ और कहा। हाँ, वो चूंकि असंसदीय शब्द था इसलिए मैं वो शब्द नाम नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा था कि अगर हम दुम में भी झंडा लगा देंगे तो वो जीत कर आ जाएगा। तो वो बात थी। कुल मिलाकर आप चाहें तो उत्तर दें और फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। वाजपेयी जी कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहना था, मैंने उस बात चलिए, को फिर ठीक है, स्पष्ट कह दिया है। स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे थे, चाहे वो जाति के हो, धर्म के हो, हम जो पैटर्न देख रहे हैं चुनाव टाइट होने का, उन्हीं जगहों पर देख रहे हैं। इसलिए जहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा केंद्रित जो पैटर्न है, वहां हम जीत की ओर हैं, और जहां इनका बोलबाला ज्यादा है वहां हमें और करेक्शंस की जरूरत है। मैं इसमें एक चीज जोड़कर चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं कि जहां इसके अलावा तीसरा पैटर्न आया कि मनमानी का जहां पैटर्न आया, वहां भी पार्टी के लोगों ने और मतदाताओं ने अपने हिसाब से वोट डाले और फैसला किया, जो हमको दिख भी रहा है। मैं आऊँगा आपके पास सत्यप्रकाश जी। जो सारा मामला बीजेपी के संगठन की अपनी दिक्कतें हैं वो उनसे दो चार होगी। हमें लगता है चुनाव के बाद भाजपा की भीतर इस पर भी चर्चा होगी। क्या 1 से 10 तक कोई एक आदमी रहेगा, संगठन को हम साइडलाइन करेंगे या किसी को भी हम थोप देंगे? मुझे लगता है कि इस पर भाजपा के भीतर पहले से बहुत चर्चा, अब इस चुनाव के बाद भी चर्चा होगी। आपकी राय, कांग्रेस को, इंडी ब्लॉक को किस ढंग से आप देखते हैं? शाम तक
क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में आएगा? जैसा आपके साथी, हम लोगों के साथी रवि जी बोल रहे थे, आपकी क्या राय इस पर? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बोलूँगा हितेश व्यास जी या बीजेपी के लोग, जैसे हितेश जी बोल रहे हैं कि जहाँ पे हम पिछड़ गए वहाँ जाति धर्म और इसके नाम पे वोट पड़ा है, तो ये मैं समझता हूँ अभी तक की जो स्थिति है, ये जनता का जो वोट जो उन्होंने दिया उसका ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जहाँ ये पीछे वहाँ पे जाति धर्म की बात कर रहे हैं कि जाति के नाम पे वोट पड़ेगा। जैसे आपने खुद ने बोला 2014-19 यूपी की तो मेरे ख्याल से नीति ऐसी रही है, मगर हाँ ये चीज़ जरूर है जो इनकी पार्टी में बात करना चाहिए कि मोदी जी को ये तो पंचायत चुनाव तक में लेके चले जाते हैं, तो जनता वो भी देखती है कि हिटलर शाही नहीं चलेगी, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबकी सुननी पड़ेगी। भले एक हम भी राजनीतिक दल है, कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी आपको। कार्यकर्ता ही ऐसा है जो बूथ लेवल का मुख्य तौर पे जो कार्यकर्ता है, जो वोट पड़वाता है, जो काम करता है, हम तो सरकार आपको बनाने जा सुननी रहे हैं, पड़ेगी। आप ऐसे तो से opinion कार्यकर्ता नहीं इनके हैं जो बीजेपी से आज का दिन आपकी बहस का नहीं है, आप तो सिर्फ इस पर आए। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात को कह दिया कि मैं बहस नहीं कर रहा हूँ वाजपेयी जी, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप जनता ने जो वोट दिया उसका सम्मान कीजिए। अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक सत्यप्रकाश जी, मैंने आपकी तरफ से मैंने खुद ही बोल दिया कि 2014 और 19 में क्या था। अगर 2014-19 में जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं था तो फिर 24 में क्यों आ गया? वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बोला ये बात राघवेंद्र जी, मैंने तो बोला कि आपने ये बात रखती, मगर मेरा कहने मतलब ये कि जनता का जो सम्मान वो करना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी, मेरा कहना ये कि शाम तक क्या ऐसा मुद्दों पे वोट दे दिया है। सत्यप्रकाश जी, शाम तक ऐसा क्या? जनता ने महंगाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उस पे भी वोट पड़ा है, इसको क्यों नहीं आप मानते हैं कि हाँ महंगाई के नाम पे वोट पड़ा है? महाराज मेरी बात सुन लीजिए, महिला सुरक्षा पे वोट पड़ा है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। तो मेरा कहना यह कि शाम तक ऐसा क्या होने वाला है कि बीजेपी 350 के पास पहुंच जाएगी और आप सरकार में आ जाएंगे? ये मेरा सवाल था सत्यप्रकाश जी। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए नहीं मैं बोल रहा हूँ शाम तक देख लीजिएगा ना, जो हमारा है जो मैजिक फिगर वहां तक हम पहुंचेंगे। 2-3 बजे के बाद और मामला साफ हो जाएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो इसलिए बोलो क्योंकि हमने जो जनता से जुड़े मुद्दे, देखिए आपने सातों चरण की बात उठा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा मुद्दा किया होगा? मटन मछली और मंगलसूत्र के अलावा अपने आप को देवता तक बना लिया। गरीबों की बात उन्होंने की नहीं, महिला सुरक्षा बात। मणिपुर में कितनी रैलियां की बता दें वाजपेयी जी? जम्मू में गए क्यों नहीं वो बता दें? तो ये दिखता है ना कि आपने मुद्दे क्या बनाए हैं 7 चरणों में। 7 चरणों में आप बता ही नहीं पाएंगे 10 साल में आपने किया क्या, या आप आगे क्या विजन देंगे? तो ये हमने मुद्दे उठाए हैं और जनता ने देखा है कि मुद्दे जो विपक्षी गठबंधन है वो हमारी बात कर रहा है। चलिए, ये काम मैं आप दोनों को रोकता हूं, मैं आप दोनों को रोकता हूं। आता हूं प्रवीण साहू जी की तरफ। प्रवीण जी, सारा मामला इस पर नहीं टिका हुआ है कि बीजेपी 2 सीटें छत्तीसगढ़ में लूज कर रही है या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इस बात पर मुद्दा आके टिक रहा है कि क्या 350 के पार बीजेपी निकल जाएगी, यानी एनडीए निकल जाएगा, या शाम तक इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। ये दोनों ख्याल क्या धरातल पर आपको दिखते हैं कुछ मजबूत, या ये अभी भी ख्याली पुलाव हैं दोनों के लिए? उसमें आपको मैं इंडिविजुअली शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की और राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। क्या शाम तक 300 पार 350 पार बीजेपी हो रही है, एनडीए हो रहा है, या शाम तक इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की स्थिति में आएगा? राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, धरातल। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। जिस प्रकार महिलाओं की अगर बात करें तो देखिए, महिलाओं के लिए आज तक किसी सरकार ने शौचालय की बात नहीं की थी। हमने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करते हुए उनके शौचालय निर्माण कराया। मातृत्व अवकाश की जो अवधि थी पहले केवल 12 हफ्ता था, मोदी जी ने उसको सरकार ने मतलब उसको बढ़वाकर 26 सप्ताह कर दिया। महिला के लिए इस प्रकार हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया, तो चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, प्रत्येक वर्ग का विकास हमने काम किया। ये विकास की बात करते हैं, मैं इनको बताता हूं कि हमारे कार्यकाल में 7 IIT का निर्माण हुआ, 7 IIMs का निर्माण हुआ। 2000 अगर बात करो 14 तक तो पूरे देश में केवल 8 एम्स थे। 10 साल के कार्यकाल में 15 नए एम्स की स्थापना हो चुकी है। महंगाई की बात करते मैं आपको बताता हूं, एक स्वतंत्र संस्था है forbes.india.com की वेबसाइट पर चले जाइए। यूपी के कार्यकाल में औसतन महंगाई दर 9.5% थी, वर्तमान में मोदी जी के कार्यकाल में 6% है। और पेट्रोल की बात मैं कर लेता हूं, देखिए 4 में पेट्रोल का दाम जो था 33 रुपए था, वो 14 तक आते आते 71 रुपए हो जाता है, यानी 38 रुपए की वृद्धि। आज अगर पेट्रोल के अगर दाम अगर औसतन देखे पूरे राज्य में या पूरे देश में तो 100 रुपए है। हमारे कार्यकाल में लगभग 29 रुपए की वृद्धि, इनके कार्यकाल में लगभग 40 रुपए की वृद्धि। तो महंगाई पर तो लगाव हमने लगाया है, विकास की गाथा तो हमने गढ़ी है। और ये बात जाति के कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी जी, मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, अपनी जाति बताकर दिखाएं। 12 बार जाति जनगणना
की जी, बात करते हैं। प्रवीण जी, मेरी मैं बात सुन खुले लीजिए। तौर पर चुनौती देता हूं, इन सब मुद्दों पर वोट डल चुके हैं। देखिए राहुल गांधी की जाति क्या है, आपको केवल देश को बांटने का काम करना है, क्योंकि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए लगता है हैं। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ तक आदरणीय हमारी अतुल आवाज रावत जी पहुंच ही नहीं बिल्कुल पा रही बहुत है। अच्छा चर्चा ना किया तो कि विदेशी ताकतें ना तो लगी हुई है। सत्यप्रकाश जी इस हमारी बात राष्ट्र सुनते हैं जो और ना पैरों प्रवीण जी वैभव सुन के पा रहे हैं। शिखर की ओर बढ़ प्रवीण रहा जी, है, तो विदेशी ताकतों के प्रवीण साथ जी, कौन से मित्र मेरी बने? बात ये नहीं मेरी बात चाहते सुन कि लीजिए। विदेश विकास की ओर बढ़े। प्रवीण जी प्लीज, मेरा कहना है कि इन मुद्दों पर वोट डल चुके हैं, हम इस पर नहीं जा रहे। हमारा कहना ये है कि अब मैं एक नया सवाल कर रहा हूं, समय चूंकि अब कम बचेगा अपना बात चर्चा करने का। क्या इस पूरे मामले में 2-2 मिनट सबको मिल जाएंगे? मेरा कहना ये है कि क्या जो गेहूं पर बात हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, बीजेपी ने जो बात की थी, धान खरीदी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की थी, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसका पालन हुआ है? अगर उसका पालन नहीं हुआ तो क्या छत्तीसगढ़ में इसका नुकसान हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में तो चूंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है, संगठन के लिहाज से भाजपा के पक्ष में ये चीज़ कि यहाँ का जो मतदाता वो बहुत जल्दी बदलता नहीं है, तो आप कितनी भी गलतियां करें वो बहुत देर में आपको सजा देता है। तो एमएसपी की जहाँ तक बात है, गेहूं और धान के मामले में ये था कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं लिया जाएगा और शायद 3100 रुपये कुंटल धान की खरीदी होगी। ये मध्य प्रदेश में तो लागू नहीं होता दिख रहा है। आपको लगता है कि जो वादा छत्तीसगढ़ में भाजपा ने किया था, क्या वो एमएसपी पर काम कर रहे हैं? प्रवीण जी, मुझसे प्रश्न है? हाँ प्रवीण, चारों साथियों से है जी। देखिए, जिस प्रकार अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो हमने कहा था कि धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए कर देंगे, हमने कर दिया। हमने कहा था कि प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, तो निश्चित रूप से खरीदारी हो चुकी है। अगर बात करूं तो अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनते हुए 145 मेट्रिक टन की खरीदारी हुई है, जो आज तक के इतिहास, आज तक हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण में इतिहास बन चुका है। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, किसानों के हित में काम किया है। वहीं अगर आपने एमएसपी की बात की थी, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं। देखिए, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है 2006 में, तब इनके सरकार थी, आप 4 से लेकर 14 तक सत्ता में थे, आपने इस संदर्भ में कोई काम नहीं किया, किसानों का आपने लगातार अपमान किया। वही भारतीय जनता पार्टी लंबी सत्ता में आई, काम किया किसानों का सम्मान करते हुए मैं रवि जी के पास आऊंगा, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके राशि में खाते में पहुंचाई है। और साथ ही अगर हम बात करें, बिल्कुल रवि जी, जो कुछ आपने सुना उस पर आपका क्या कहना है? एमएसपी के बारे में भी आप जरूर करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। यहाँ तो जो बीजेपी ने वादा किया था, मुझे लगता है कि धान की खरीदी में तो वो मेरे ख्याल से उस पर खरीदी नहीं हुई है। अब गेहूं पर जो मसला है वो आकर टिकेगा कि क्या गेहूं पर वो खरीदी होगी, क्योंकि गेहूं का सीजन भी खत्म हो गया, अब धान का सीजन आने वाला है। मूंग की बुआई हो चुकी है, अब यहाँ कटाई शुरू हो गई है। तो मूंग के मामले में तो 8,500 रुपये कुंटल से ऊपर सरकार ने खरीदने की घोषणा की है, लेकिन अगला मामला रहेगा धान का और उसके बाद गेहूं का। मध्य प्रदेश में बीजेपी ये कर नहीं पाई है, आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर चर्चा खुल चुकी है, क्योंकि देश में जिस तरीके से मोदी की गारंटी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट कमाने निकली थी, या कहूँ कि आंखों में धूल झोंकने निकली थी, तो वो धूल नहीं झोंक पाए हैं। मध्य प्रदेश में ये वादा पूरा नहीं हुआ। जनता ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी का लेकिन साथ देते हुए दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी सतत लड़ती रहेगी, जनता के हक अधिकारों के लिए लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो एक उनकी जो किसानों की आवाज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी सतत प्रक्रिया के तहत बिल्कुल उठाएगी। लेकिन देश में जिस तरीके से मोदी की गारंटी का ढिंढोरा पीटा गया, आज वो गारंटी पूरे तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी या 450 का सिलेंडर देने की बात थी, वो दूर दूर तक नहीं मिला। तो इस तरह की गारंटियां देने वालों का जनता किस तरीके से हश्र करती है, ये देखना होगा। और आगे से मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी इस पर अमल करेगी कि ऐसे झूठे, कम से कम इस तरह के झूठे वादे तो करे ही ना। मैं अगर वाजपेयी जी कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है ये हमारी सरकार, जो हमने पहले भी कहा था, 4 तारीख के बाद से आचार संहिता विड्रॉ होने के बाद हम शुरू करेंगे। ऑलरेडी 126 रुपये गेहूं पर हम कह ही चुके हैं और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, किसान कल्याण हमारा कोर इशू रहा है, महिला कल्याण हमारा कोर इशू रहा है। तो वेलफेयर सेक्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही है, बल्कि उल्टा है कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है उनके ऊपर दबाव रहता है हमारी सरकारों का कि हम लाडली बहना लेके आते हैं तो वो भी लाते हैं, हम लाडली लक्ष्मी लाते हैं तो वो भी लाते हैं, हम इंटरेस्ट फ्री लोन किसानों को देते हैं तो वो भी देते हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी पायनियर है वेलफेयर सेक्टर को लेके, तो आप निश्चिंत रहिए कि हम उसमें अपने टारगेट पूरे करेंगे। जी धर्मेंद्र जी, एक अपडेट देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है। ग्वालियर में
भाजपा प्रत्याशी सिर्फ 5,000 वोट से आगे हैं। भिंड में ये आंकड़ा सिर्फ 8,000 पर है और मुरैना में 11,000 पर। सतना में भी गणेश सिंह जी की लीड 12,000 पर आ गई है। और दिग्विजय सिंह जी, जिनकी पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं और अपने बयानों को लेकर पूरे देश में चर्चा में रहते हैं, वो 18,000 वोट से पीछे हैं। तो मध्य प्रदेश में 5-6 सीटों पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो हम जैसा कि दोनों दलों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। बीजेपी जहां लाखों वोटों से चुनाव जीतती है, अगर वो कुछ हजार वोट से आगे है तो ये उसके लिए हार के बराबर है। और जो कांग्रेस लाखों वोटों से हारती आई है, अगर वो कुछ हजार वोट से पीछे चल रही है तो ये उसके लिए जीत की तरह है, क्योंकि दोनों इसमें खुश हो सकते हैं कि हम तो एक वोट से भले ही जीत रहे हैं, और वो कांग्रेस कह सकती है कि हम 5 लाख से हारते थे तो हम सिर्फ अभी 18,000 से पीछे हैं। तो ये मामला बता रहा है कि मामला छिंदवाड़ा में भी जो लीड 32,000 हुई थी वो 12,900 हो गई है। तो इस पर भी वाजपेयी जी आपकी टिप्पणी थोड़ा मुझे लगता है कि जरूरी लगती है। जी बताइए। देखिए, मैंने आपके सभी संकेतों को और हर एक राउंड में जो मत मिल रहे हैं उनके विश्लेषण को भी स्वीकार करता हूं, और इंशाअल्लाह ये 1-2 हजार का अगली बार मौका नहीं देंगे। इस बार तो हमको 29-0 कर लेने दीजिए। इस बार जो गलती हुई अगली बार सुधारेंगे आप, ऐसा लगता है? जब ये स्थिति बनेगी तो कांग्रेस भी अपनी गलतियां सुधारेंगे, मार्जिन आपको बिल्कुल सही मिलेगा। जी, कोई टिप्पणी आपकी तरफ से? सत्यप्रकाश जी, समय खत्म हो रहा है, 2-4-6 वाक्यों में करें तो जरूर करें। जी राघवेंद्र जी, बस मैं तो यही बोलूंगा कि देखते रहिए अभी 2-3 बजे के बाद, उसके बाद सब स्थिति साफ हो जाएगी, और वो जो होना होगा, जो जनता ने मत दिया है वो किसके पक्ष में दिया है वो दिखेगा। हमने जमीन स्तर पर जाके काम किया है, जनता का मूड समझा है कि जनता को क्या चाहिए और क्या 10 साल में नहीं मिला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 बजे इंतजार कीजिए, वो सब चीज सामने आएगी। प्रवीण जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि जनता का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को मिला है। निश्चित रूप से आने वाले, चाहे वो 2 बजे हो, 3 बजे हो या होगी। आवाज थोड़ी सी प्रवीण जी की कट रही लगता है। चलिए रवि जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर अंतिम? देखिए, स्पष्ट रूप से अब हो चुका है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो मार्जिन बढ़ रहा है विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें मध्य प्रदेश का भी एक अहम रोल होगा। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, सिर्फ आपसे आखिरी सवाल और दो वाक्यों में उत्तर की, अगर बीजेपी 350 के पार नहीं जाती है तो इसको क्या माना जाएगा? सरकार तो 272 में बन जाएगी, सवाल उसका नहीं है, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक कामकाज का जो एक लंबा रिपोर्ट कार्ड उसके पास है, उसको लेकर जनता ने वोट नहीं किया, या बीजेपी संगठन ने टिकट ठीक से नहीं बांटे, या बीजेपी संगठन पर मोदी हावी हो गए और पूरा मामला मोदी में हो गया कि मोदी के नाम पर आप कहां वोट देंगे? नगर निगम में, विधानसभा में और लोकसभा में क्या एक नाम को बहुत बार इस्तेमाल करने पर वो नाम थोड़ा सा निष्प्रभावी होता हुआ दिख रहा है? 2-3 वाक्यों में समय खत्म हो गया। तौर पर इस देश में 272 जिसके अंक होंगे वो सरकार बनाएगा, और मुझे लगता है भाजपा उसके ज़्यादा करीब है। दूसरी बात जो आपने कही कि आप एक व्यक्ति का नाम कितनी बार उपयोग करेंगे, आप पंच और सरपंच के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भी आप ये नहीं बोल रहे कि नगर निगम का चुनाव आप स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहा है, उसके लिए भी आपको मोदी जी के नाम का सहारा बिल्कुल लेना पड़ रहा है। इसका मतलब आप नीचे स्तर पर पूरी तरह से मोदी जी पर निर्भर हो गए। तो ये भाजपा के लिए आत्मावलोकन की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए कि आपने जो अच्छे काम किए वो आप जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए। और एक बात दिग्विजय सिंह जी की हुई थी, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत पहले ये कहा था कि 98 में कि चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मैनेजमेंट में आप चुनाव जीते हैं, सीधी सी बात है लेकिन कि अगर बीजेपी, धर्मेंद्र जी इस पूरे मामले में इतना भर कहेंगे कि अगर बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी का संगठन मजबूत होता और टिकट ठीक से बढ़ते तो नतीजे से बेहतर आ सकते थे। जो दिखाई पड़ रहा है, शाम तक सब इंतजार करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो सरकार बना सकते हैं, बीजेपी का कहना है कि वो 350 के आसपास जा सकते हैं। अभी तो सब 2-3 घंटा हमें इंतजार करना पड़ेगा।